हम लोग एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 को देखेंगे और यह देखेंगे कि 2023 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे ये क्वेश्चन एक है कि भगवानपुरा स्थल किस काल का है। तो भगवानपुरा जो है, पहले आपको पता होना चाहिए, जो भगवानपुरा है वो हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये किस काल का है? नियोलिथिक नवपाषाण काल का है, ऋग्वेद काल का है, मुगल काल का है, और एक क्या है, प्री हिस्टोरियन पीरियड का है। तो आपको याद रख लेना है, जो भगवानपुरा है ये आपका ऋग्वेद काल का है। इसका आंसर बी होगा, ऋग्वेद काल। फिर दूसरा जो है हमारा आंसर, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्द गलत संयोजन है। पुलिस अधिकारी के लिए ग्रामीण, संदेशवाहक के लिए पाला गला, सारथी के लिए सूत। सारथी के लिए सूत होता था और लेखाकार के लिए अच्छवापा। पुलिस ऑफिसर के लिए ग्रामणी। तो निम्नलिखित वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्दों का गलत संयोजन है। तो जो गलत संयोजन है, पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी के लिए ग्रामीणी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। संदेहवाहक के लिए पाला गला होता था। सारथी के लिए सूत होता था। लेखाकार के लिए अच्छवापा होता था। मौर्य साम्राज्य को उनके सर्वोच्च काल में किसने पहुंचाया। जो मौर्य काल था उसको सर्वोच्च पहुंचाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य काल को, उसके सर्वोच्च काल को किसने पहुंचाया? अशोक ने, सुसीमा ने, चंद्रगुप्त ने। तो इसका आंसर जो होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अशोक ने। मौर्य काल को उसके सर्वोच्च काल में पहुंचाया किसने? अशोक को। हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, फिर कलिंग के युद्ध करने के बाद उसने अपना हथियार छोड़ दिया 328 में शायद। अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। उसने अपनी प्रजा की देखभाल करने और उसने जानकारी प्राप्त करने गुप्तचरों की नियुक्ति की। उसने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग के मार्ग में संतुलन बनाया। उसने यात्रियों के लिए प्रत्येक 9 मील पर कुएं खुदवाए। वह कलिंग युद्ध में नरसंहार से द्रवित हुआ। ये बात तो सच है यार, ये तो सिस्टम ही खराब है, बार बार वो चेंज हो गया। लो फिर पकड़ो, 956 में फिर जाओ। चलो भाई चलते हैं 956 में। ये जो बार बार दिक्कत हो रही है ना, पता नहीं क्या हो जाता है। फिर 956 में जाओ। आने वाले हैं यार 956 में, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। 883 में आ गए। अरे सही है, 956 में पहुँचेंगे भैया, पहुँचेंगे। ये 1040 में आ गए। चलो 1040 से पीछे आ जाओ। बस यहीं पर, ये भगवानपुरा वाला हमने कर लिया था कि जो भगवानपुरा किस काल का है, ऋग्वेद काल का है, इसको हमने किया है। और फिर इसमें आपको पता है कि पुलिस अधिकारी को ग्रामीणी नहीं कहते हैं, ये आपको पता है। मौर्य काल को सर्वोच्च काल में पहुंचाया, ये आप जानते हैं, अशोक ने पहुंचाया था। अब देखो अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में देखो, वह ही वाज मूव टू द मास ऑफ कलिंग युद्ध में उसका हृदय द्रवित हुआ, ये बात सच है। उसने यात्रियों के लिए 9 मील पर कुएं खुदवाए, ये भी सच है। उसने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग मार्ग में संतुलन बनाए रखा। He maintained balance of Kautilya power center, पुलिस एंड बुद्ध पाथ ऑफ द। तो ये बात भी सच है। उन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल करने और उससे जानकारी प्राप्त करने गुप्तचर को नियुक्त किया, ये बात गलत है। उसने गुप्तचर को अपनी प्रजा की देखभाल करने और जानकारी प्राप्त गुप्तचर को नियुक्त नहीं किया था। निम्नलिखित में किस वेद में संगीतमय मंत्र है। संगीतमय, सामवेद मतलब संगीत, याद कर लो। सामवेद मतलब संगीत होता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में तो भूत प्रेत की बात की गई थी। अथर्ववेद में औषधि की बात की थी। सामवेद में मतलब
A फॉर अथर्ववेद, अ फॉर औषधि, सा फॉर सामवेद, सा फॉर संगीत। ऋग्वेद एक अच्छा वेद था। यजुर्वेद में यजुर्वेद में भूत प्रेत की बात की गई थी। इसका आंसर सी होगा। उस राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों को हराया और चालुक्य को हराकर दक्कन का प्रमुख शक्ति बन पाया? गुड। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कहाँ थे? गुर्जर प्रतिहार थे, जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में तीनों में युद्ध चल रहा था। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। तो उस राष्ट्रकूट राजा का नाम ही क्या हो सकता है? दंतिदुर्ग था ना, क्योंकि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। उस राष्ट्रकूट राजा का नाम जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहार को हराया और चालुक्य को भी हराकर दक्कन का मुखिया बना, तो ये कौन था? दंतिदुर्ग था। और राष्ट्रकूट का संस्थापक भी दंतिदुर्ग था। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने वाले तुर्क अधिकारी का नाम? नालंदा और विक्रमशिला को तो बनवाया था धर्मपाल ने शायद, और नालंदा ये खिलजी था, बख्तियार काकी खिलजी। इसको तो कूटना पीटना चाहिए यार, इसने नालंदा जैसी संस्था को ख़त्म किया। बख्तियार काकी खिलजी। गुजरात का शासक कौन था जो महमूदगंज सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया? सोमनाथ पर मोहम्मद गौरी ने किया था, मोहम्मद गजनी ने किया था कि 1025 में जो भारत को 17 बार आक्रमण किया था। सुखपाल नहीं था, एक रानीगढ़ चंदेल नहीं था, तो फिर था कौन वहाँ का? गुजरात का शासक जो महमूदगंज ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? सुखपाल, एक रानी गढ़चंदेल, भीम था शायद, क्योंकि मैंने यार इसका नोट्स भी बनाया था। बेट जब उस समय गुजरात का शासक था, कौन था? भीम था शायद ना। एक मिनट। जो इसका शासक था, जब उन्होंने हमला किया तो नए राज्य चोल, चाहमान, किताबुल हिंद, ये तो सब अलग चीज़ है। यार मैंने कहीं लिखा था ये चीज़ कि कांसिक राजा राज प्रथम चाहमानों का प्रसिद्ध। यार अभी तो नहीं मिल रहा है, बट बाद में देखूंगा। इसका शायद तो भीम था। जो इसका मोहम्मद गजनी का आक्रमण किसने किया? तो भीम ने किया था। इसे मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर के ने किस देश में से लिया था? गजब, गुड क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर ने कहाँ से लिया था? मनसबदारी, एम फॉर मनसब, एम फॉर मध्य एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया, ऐसे याद कर लो। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन किसने छीन लिया था? यार शाहजहाँ का मयूर सिंहासन छीनने वाला वो व्यक्ति कौन था? नादिर शाह। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन को पता है कि नादिर शाह छीन के ले गया था। ठीक है, नादिर शाह ले गया। ले जाओ भाई नादिर शाह आप। निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ये टर्की का वान झील है, यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता क्वेश्चन पूछा है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में। निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? लंबा समुद्र तट? मरीना तट, कोवालम बीच, कोल्लम बीच, चोरवाड तट। तो मरीना तट जो है वो मुंबई में है। ये कहाँ है? मुंबई में। और निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? लंबा, तो इसका सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना तट।
इसको आप याद रखें। मरीना तट कहाँ है? मुंबई में है। 1 मिनट, थोड़ा सा बैक क्रॉस वेरीफाई करें। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। हमने यहाँ पर गलती की है, ये चेन्नई एंड तमिलनाडु में है। ये चेन्नई और तमिलनाडु में है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। मरीना समुद्र तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है। भारत का तो है ही, लेकिन विश्व का भी है ये। इसकी हम इमेजेस देखें अगर थोड़ा सा, ओ यार कितना बड़ा है। विश्व का भी ये दूसरा है, लेकिन भारत का पहला है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पादन निर्यात 2021-22 के लिए बताता है? देखिए यार, ये डेटा वाले क्वेश्चन है, आपको ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन कहलाते हैं। जब करंट अफेयर्स क्वेश्चन कहलाते हैं तो आपको न ये मेरे को पता है ना आपको पता, तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चनों को बारे में छोड़ दिया जाता है, या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ो रेगुलर, तभी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद निर्यात 2021 के लिए बताता? पता नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। हालांकि किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी का संचय काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब ये फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन समय बीतने के साथ यह तेज़ी से महसूस किया जा रहा है कि मूर्त पूंजी स्टॉक की वृद्धि बड़े पैमाने पर मौजूदा पूंजी पर निर्भर करती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज दैट द ग्रोथ ऑफ द टेंजिबल कैपिटल, जिसको हम छू सकते हैं, स्टॉक डिपेंड ऑन द एक्सेस टू ह्यूमन कैपिटल ड्यू टू द इम्पोर्टेंस, उचित महत्व दिया जाए। मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होगा और जिसके विकास की गति धीमी होगी। ये बात तो सच है। अगर आप मानव पूंजी में निवेश नहीं करेंगे तो जो आपकी भौतिक पूंजी है, जो आपका फिजिकल एसेट है, क्योंकि देखो जब मानव पूंजी का विकास नहीं, मानव पूंजी मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या को पढ़ाई लिखाई से अच्छा भरपूर किया जाए, तो इसका जो आंसर होगा, विकास की गति तो धीमी होगी, ये बात तो सच है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर 1 होगा। बैंक 4.0 पुस्तक के लेखक को, जिन्होंने डिजिटल भुगतान की प्रगति के संदर्भ का बैंकिंग अब वह नहीं है, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन करते हैं? आइडेंटिफाइंड द ऑथर ऑफ द बुक बैंक 4.0। 1 मिनट, इसका इंटरनेट में चेक करते हैं। बैंक 4.0 के लेखक कौन है? ओ ब्रेट किंग है इसके लेखक। बैंक 4.0 बैंकिंग एवरीवेयर नेवर एट द बैंक। बैंकिंग हर जगह है, लेकिन बैंकिंग अब वह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। इसका जो लेखक है वो ब्रेट किंग है। ठीक है, ब्रेट किंग, ये तो मैंने यार उससे लिया। बिमल जालान कमेटी की। भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडियन आर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारत में शहरी सहकारी बैंक है। एक तो होता है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये 2 चीज़ें होती हैं। ये 2 चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करती हैं। जब ये दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन करने लगती हैं तो हमें करना क्या होता है कि इसका नोट्स बना लेना होता है। देखो मेरे को भी नहीं पता कि आरआरबीज में क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हेड कौन करता है, लेकिन बट इंटरनेट का सहारा तो लिया ही जा सकता है। आरआरबी एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
को रेगुलेशन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? इसका आंसर जहाँ तक होगा आरआरबी। देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सहकारी समितियां मिल गया इसका आंसर। देखो, सहकारी बैंकों को बैंकिंग अधिनियम रेगुलेशन 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1960 के भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित किया जाता है। सितंबर 2000 के संसद द्वारा स्वीकृत विनियमन और सहकारी बैंक को आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी में ला दिया गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसको आरबीआई करता है। इसका आंसर सीधे आरबीआई का नियंत्रण। लेकिन आपको ये पता होगा कि रीजनल रूरल बैंक का भी रेगुलेशन कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? आरआरबीज का रेगुलेशन कौन करता है? यार ये सुन ही नहीं रहा, टाइप करना पड़ेगा। बेट आरआरबी का रेगुलेशन। देखो, रीजनल रूरल बैंक, रेलवे, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेशन। देखो, इसमें जो आया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के कुछ नियम हैं। आरबीआई विनियमित करता है, नाबार्ड आरबीआई गतिविधियों को परीक्षण करता है, आरबीआई निदेशक बोर्ड, प्रयोजक बैंक, राष्ट्रीय बैंक के सलाह में सेवरा, ये सब तो दिया ही है। मेन मुद्दा क्या है, नियमन कौन करता है? आरआरबीज को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है, क्योंकि उनकी गतिविधि के मुख्य क्षेत्र हैं। चलो, मिल गया आंसर इसका। इसका जो आरआरबीज का रेगुलेशन आरबीआई करता है, आर मतलब आरबीआई, और इसका जो रेगुलेशन विनियमित, लेकिन इसका पर्यवेक्षण इसका नाबार्ड करता है, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक को पैसा देती हैं, मतलब नोट दे। डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र, भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया? Who has released a discussion paper of digital bank, a proposal for licensing and regulatory regime of India? आरबीआई करेगा, और कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा, भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया? इसका जो आंसर है वो आया नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को एक नोटिफिकेशन से बनाई गई बॉडी है, जो योजना आयोग जो 1950 में बना था, इसको प्रतिस्थापित करके बनाई गई है। मतलब इसको हटाकर ये बना दिया गया। ये करंट अफेयर्स का मुद्दा रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज? ओह, ये क्वेश्चन अच्छा है। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? जो रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन 1940 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया था। रिजर्व बैंक को कब नेशनलाइज किया गया था? रिजर्व बैंक को नेशनलाइज किया था 1949 को। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया? जिनमें कौन सा भारत में भुगतान बैंक नहीं है? इंडिया पोस्ट पेमेंट है, फिनो पेमेंट बैंक है, कृष्णा भीमा स्मृति बैंक लिमिटेड ये नहीं है, NSDL बैंक पेमेंट लिमिटेड ये भी है। तो ये डी नहीं है, ये तो मैंने भी नहीं सुना। यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, निम्नलिखित में किसका निर्माण उसके द्वारा नहीं किया गया? बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद और गोल गुंबद। तो बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? गोल गुंबद का निर्माण किसने किया? ओ,
गोल गुम्बद जो आदिल शाह का है ना, गोल गुम्बद विजयपुरा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह है कहाँ? यह है कर्नाटक राज्य में। तो गोल गुम्बद जो आदिल शाह का है, देखो गोल गुम्बद कर्नाटक के एक शहर बीजापुर में 17वीं शताब्दी का मकबरा। इसमें आदिल शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के कुछ रिश्तेदार का शेद है। मोहम्मद आदिल शाह, बाकी बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ये सब किसने किया था? अकबर ने निर्माण किया था। फिर इसके बाद हम लोग 34 विच ऑफ द एरिया कल्टिवेटेड टोबैको ड्यूरिंग द मुगल रूलर। मुगल शासन के दौरान किस क्षेत्र